हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनाइटेड नीलगिरी टी एस्टेट के बारे में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और चार्ट पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स में बात करेंगे। कुछ दिनों से बहुत से लोगों से लगातार मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं एक वीडियो बनाकर सारा क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूं। ये स्टॉक अभी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है और इसने ब्रेकआउट भी दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक लगातार न्यू हाई बनाएगा या फिर रेजिस्टेंस लाइन से नीचे आ जाएगा। क्या इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, या लॉन्ग टर्म या फिर ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। चलिए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस माइक्रो कैप कंपनी के बिजनेस को समझते हैं कि इस कंपनी में कितना दम है, कितनी पोटेंशियल है। तो हम लोग कंपनी की शुरुआत से समझते हैं। यूनाइटेड नीलगिरी टी एस्टेट कंपनी को एक ब्रिटिश बिजनेसमैन जिसका नाम था रॉबर्ट स्टेन, उसने 1922 में तमिलनाडु के नीलगिरी एरिया में स्थापित किया था। आज़ादी के बाद इसमें इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन आज भी इसमें 16% शेयर स्टेन ग्रुप के पास ही है। नीलगिरी का पहाड़ी का जो रीजन है वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेटिक रीजन है। यहाँ के मसाले और टी की क्वालिटी इतनी अच्छी है जो लगभग पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है। असम, मेघालय जैसे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में भी टी कल्टीवेट होता है, लेकिन क्वालिटी में नीलगिरी रीजन को कम्पीट नहीं कर पाती है। और और इसका वजह है नीलगिरी का जो सी शोर के पास एक हाई एल्टीट्यूड में होना, साथ में कई माउंटेन्स के बीच में गैप होना, जिससे यहाँ रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का एक यूनिक कम्बिनेशन होता है। वो इतना अच्छा होता है कि यहाँ के जो भी फ्लेवर टी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है कि इसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। और इसी एरिया में ये कंपनी अपना टी कल्टिवेट करती है। इसके बहुत से प्रोडक्ट्स चमराज नाम के ब्रांड से हैं, चमराज नाम के ब्रांड से बिकते हैं। और इसके जो ग्रीन टी है, इसके जो टी प्रोडक्ट्स है वो चमराज के नाम से अवेलेबल है, और जो ग्रीन टी और हर्बल टी है वो कोराकुंडा नाम से अवेलेबल है। इन सारे प्रोडक्ट्स को हम आसानी से ई कॉमर्स वेबसाइट amazon.in में ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने amazon.in में कस्टमर के रिव्यू पढ़ा तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक हिडन जेम है। बहुत से कम लोग इसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन जितने लोग भी करते हैं वो सारे सेटिस्फाइड कस्टमर है। इसकी रेटिंग भी मुझे वहाँ पर 4 to 5 स्टार के बीच में ही देखने को मिली। इसका वजह है कि इसके जो प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। लेकिन साथ में इस कंपनी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी वॉलेटाइल है और इसे प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसे यहाँ पर जो भी टी प्रोडक्शन होता है इसमें कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ नेचर का रहता है। और जहाँ तक डिमांड की बात है तो ये इंटरनेशनल मार्केट में हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराती है, और इसी वजह से इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छी है। इसे हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस में समझेंगे। साल 2020 से पहले कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग ये ओल्ड मेथड से कर रही थी, लेकिन 2020 के बाद इसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चालू किया और उसके बाद में इसकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी जंप आया, और इंटरनल जो इनपुट स्ट्रक्चर है ये भी सिस्टमेटिक और अलाइंड हो गई। और 2020 के बाद में हम इसके शेयर के चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसके रेवेन्यू ग्रोथ होने की वजह से शेयर प्राइसेस में भी जंप आई है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट भी इसकी काफ़ी एग्रेसिव है। इसने अभी न्यू कस्टमर डिमांड के हिसाब से ग्रीन टी और हर्बल टी में भी अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। ग्रीन टी सेगमेंट में इसने खुद की जो पहचान बनाई है वो कोराकुंडा नाम से बनाई है। मैनेजमेंट इस बात को जानती है कि अभी भी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और इसलिए बहुत सारा डिफरेंट फ्लेवर का टी, ग्रीन टी और हर्बल टी ये बना रही है। तो बिजनेस एनालिसिस में हमने देखा कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, और मैनेजमेंट न्यू प्रोडक्ट्स लगातार मार्केट में लॉन्च कर रही है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल है, क्योंकि वो वर्ल्ड में टी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और चमराज और जो कोरकुंडा है इनके जो ब्रांड वैल्यू ये भी लगातार बढ़ रही है। अब हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने जितने भी स्टॉक्स का एनालिसिस किया है, लगभग सारा स्टॉक्स के जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। और माइक्रो कैप को एनालिसिस करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसके डाटा काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं और हम लोग इसके डाटा पे कम्प्लीटली ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी माइक्रो कैप होते हैं वो बेसिकली डिविडेंड नहीं देते हैं, लेकिन ये कंपनी ने कुछ दिनों पहले डिविडेंड भी दिया है, तो मुझे थोड़ी सी इसमें भरोसा आई है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें मार्केट की भी इसका जो ये इन्फॉर्मेशन वो मार्केट में अवेलेबल भी है, जो बेसिकली माइक्रो कैप कंपनी की अवेलेबल नहीं रहती है। तो इसकी जो मैं फाइनेंशियल एनालिसिस करूँगा वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करूँगा। वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हमें ये देखना होता है कि कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो शेयर प्राइस से ज़्यादा है या नहीं। ये फंडामेंटल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। इसके लिए हम स्किनर.इन में आते हैं। कंपनी के शेयर प्राइसेस में भी लगातार रैली आने के बाद भी इसकी जो मार्केट कैप है वो 283 करोड़ है। तो इसका पहले ये बहुत ही छोटी कंपनी थी, मतलब ये 200 करोड़ से भी नीचे की कंपनी थी। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे सारी चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक पी की बात करते हैं। तो स्टॉक पी जो है 16 की है, जो कि काफ़ी सस्ती है, क्योंकि जितने भी टी कंज्यूमिंग जो टी प्रोड्यूसिंग कंपनी है जैसे कि टाटा कंज्यूमर हुआ, तो उनकी जो स्टॉक पी रेशियो 40-50 से ऊपर ही है, लेकिन इसकी जो स्टॉक पी है वो 16 है। इसका वजह है कि ये इसके जो रॉ मटेरियल कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम है, लेकिन टाटा कंज्यूमर क्या है कि ये
कोई भी नॉर्दर्न स्टेट से ये परचेज कर सकती है। तो उसकी जो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएसन वो कम मतलब फ्लक्चुएसन कम है, लेकिन इसके फ्लक्चुएसन काफ़ी ज़्यादा है। कभी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी प्रोडक्शन कम होती है। साथ ही टाटा कंज्यूमर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ टी सेगमेंट में ही है, जैसे कि ग्रीन टी, हर्बल टी और जो ये फ्लेवर्ड टी है। लेकिन फिर भी स्टॉक पी 16 का होना ये काफ़ी कम है, ये अंडर वैल्यूड है। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता है कि टी प्रोडक्शन एकदम ही बर्बाद हो जाएगी। कम या ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड है। इसकी जो आरओई एंड आरओसी है वो 10 और 8 है। तो ये कंपनी चूँकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कई सारे प्लांट्स एंड मशीनरी खरीदी है, तो इसी वजह से जो इसकी रिटर्न है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये इसमें हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है डेब्ट टू इक्विटी। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके पास कोई भी लोन नहीं है। तो अगर इसमें कभी इसकी जो क्वार्टर रिजल्ट ख़राब हो भी जाती है तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे कोई भी लोन रिपे नहीं करनी है। अब इसकी जो इंडस्ट्री पी है वो 23 की है, लेकिन इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री है हमें ये देखने की ज़रूरत है। तो इसमें जो स्किनर डॉट इन ने लिया है उसमें लिया है टाटा कंज्यूमर, सीसीएल प्रोडक्ट्स और रोसेल इंडिया और बहुत सारे यहाँ पे कंपनी है। लेकिन अगर हम इसके टॉप कंपनी को देखें तो इसकी जो पी रेशियो 30 से ज़्यादा है, 35 है, यहाँ पे 68 है। तो अगर इन तीनों से हम कंपेयर करें तो 16 है, काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो पीएस के कंपेयर में भी हम देखें कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। अब हम इसके बाद इसमें आते हैं बुक वैल्यू। तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है 429 है। बुक वैल्यू वो होती है जब कंपनी के सारे एसेट को हम बेच दें और उसे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करें तो वो जो भी प्राइस आएगी वो होती है। तो अगर कंपनी कभी बैंकरप्ट हो जाए और हम उसके जितने भी एसेट्स है उसको बेचें तो एक एक शेयर पे हमें 429 रुपये मिलेगी। तो अभी कंपनी में लगातार रैली आने के बाद में ये 566 है इसके जो प्राइस है। नहीं तो इससे पहले ये 400-300 के रेंज में थी, तो उस टाइम पे ये बुक वैल्यू से भी कम थी। लेकिन चूंकि इसमें प्राइस शेयर प्राइस में काफ़ी जंप आ गई है, तो इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो यहाँ पे 1.32 है, जो कि एक जो कि नॉर्मल है। ये काफ़ी नॉर्मली एफएमसीजी कंपनी का जो ये प्राइस टू बुक वैल्यू होता है वो जनरली 6-7 से ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये 1.32 है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है। अब हम इसके बाद में आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 49.8 है, जो कि ठीक ठाक है। कंपनी की अगर प्रोमोटर होल्डिंग 20% से कम होती है तो हमें लगता है कि प्रोमोटर थोड़ी वीक है, लेकिन यहाँ पर ये 50% के आसपास में है। तो बिजनेस का सारा कंट्रोल यहाँ पर प्रोमोटर के पास है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है। इसका मतलब है कि कंपनी ने कैपिटल जुटाने के लिए अपने शेयर को प्लेज नहीं किया है, जो कि ये बताता है कि कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ अभी अच्छी है। तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स में हमने देखा कि इसके जो ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है और इसमें रिटर्न की पोटेंशियल भी है। अब हम इसके बाद इसमें आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टर रिजल्ट्स में हम बेसिकली देखते हैं जो इस बार का है सितंबर 2024 का, इसमें जो सेल है वो हाईएस्ट एवर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी हाईएस्ट एवर है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये फ्लक्चुएट होती है। तो मैंने इसे बताया था कि फ्लक्चुएशन का वजह है कि जो नीलगिरी पहाड़ी में वेदर है वो वेदर का जो वॉलेटिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें नहीं पता होता कि प्रोडक्शन कभी ज़्यादा कम होगी कि ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वहाँ के मौसम कब कैसे बदल सकती है। इनका एक्सपोर्ट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना ये लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं कंजम्पशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है। लेकिन कभी भी इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम नहीं हुई है, ठीक ठाक रही है। इससे ये पता चलता है कि इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट्स में हमने देखा कि इसके जो सेल्स है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी तक की हाईएस्ट एवर है पिछले 3 सालों में। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट में आते हैं। तो एनुअल रिजल्ट में आने से पहले मैं इसके एक बार चार्ट पैटर्न देखता हूँ। तो चार्ट पैटर्न पे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंपनी इससे पहले 2016 स्टार्टिंग में, मतलब अभी 9 साल पहले इस रेंज में थी। मतलब 500 के ऊपर जो ये टच की थी वो 2016 में किया था, उसके बाद अभी किया 9 साल के बाद। तो हम देखते हैं कि 2016 में कंपनी की क्या स्थिति थी, मतलब हाँ 2016 में तो सेल्स जो 57 करोड़ है और अभी जो है 93 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अभी 14 करोड़ है, अभी 16 है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि जो इसकी सेल्स है उसमें ग्रोथ तो हुई है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही कम हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी असर हुआ है। उसका वजह है कि कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले लगातार नए नए टेक्नोलॉजी के लिए मशीनें खरीदी थी, तो उसकी वजह से इसकी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ गई है। और साथ में अभी मैं अगर एक्सपेंसेस में देखूँ तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो पहले से बढ़ गया है और जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी पहले से बढ़ गया है।
माफ़ कीजिएगा, मटेरियल कॉस्ट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि इसने अभी नई नई मशीनें खरीदे, और एम्प्लॉय कॉस्ट तो बढ़ना स्वाभाविक है जिस तरह से देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये एक्सपेंसेस वाली जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो आने वाले टाइम पे सेल्स भी बढ़ेगी और एक्सपेंसेस भी कम होगी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल रिजल्ट से हमने देखा कि इसकी रेवेन्यू तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रही है, और प्रॉफिट नहीं बढ़ी उसके मैंने रीज़न ही बताया। और फाइनेंशियल जो इसकी रेशियो थी उससे हमने देखा कि ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। तो अब हम इसके आगे आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे हम देखते हैं कि जो इसकी इक्विटी कैपिटल है वो 5 करोड़ है, जो कि नॉर्मल है। मैनेजमेंट ने कभी भी इक्विटी के थ्रू कैपिटल जुटाने की कोशिश नहीं की। अब हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी है। ये कंपनी इससे ये पता चलता है कि कंपनी सस्टेनेबल है। अगर फ्यूचर में कुछ भी बुरा होता है, जैसे कि कहीं वार हो गई, टी का एक्सपोर्ट कम हुआ, तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है क्योंकि इसके पास रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग कंपनी ने कभी ली नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद हम देखते हैं फिक्स एसेट की। तो फिक्स एसेट यहाँ पर 2020 तक कंपनी की जो फिक्स एसेट थी वो कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना पुराने मशीन हटाकर नए मशीन की तरफ शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से इसके फिक्स एसेट थोड़ी सी बढ़ी है। और अभी ग्रीन टी और हर्बल टी के लिए इसने नए नए कुछ इक्विपमेंट परचेज किए हैं, और वो चीज़ यहाँ पे CWIP में यहाँ पर शो कर रही है। तो बैलेंस शीट हम लोग देखें कि यहाँ पे बैलेंस शीट बहुत मजबूत, मतलब बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो अब हम इसका कैश फ्लो में आते हैं। तो कैश फ्लो में बेसिकली हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग तीनों देखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर 8 करोड़ है प्लस है, इसका मतलब है कि इसका डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन सही है। अब हम लोग यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग देखते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में हम लोग देखते हैं कि फिक्स एसेट कितना इन्होंने परचेज किया है। तो यहाँ पे जो माइनस है इसका मतलब है कि कंपनी ने कुछ दिन जो इसके जो पुराने मशीन से उसे इसने सेल ऑफ किया है। अब हम लोग इसका फाइनेंशियल एक्टिविटी में बात करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में यहाँ पर जो डिविडेंड पेड है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, और एक कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है। इसे हम लोग देखने के लिए कॉर्पोरेट एक्शन में आता है बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पर हम लोग देख रही कंपनी लगातार डिविडेंड कर रही है, पे कर रही है। तो इतनी छोटी कंपनी अगर लगातार डिविडेंड पे कर रही है तो जनरली इन्वेस्टर्स का कंपनी में भरोसा होता है। और इसमें ये भी दिखता है कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, अपने शेयर होल्डर का ख्याल भी रख रही है। तो कैश फ्लो ओके ओके है। अब हम लोग फाइनली आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैंड और वीक हैंड देखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हम लोग देखेंगे प्रमोटर कौन कौन से हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो प्रमोटर्स, एक है ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, जिसे कंपनी जो टी स्टेन्स एंड कंपनी है इसने हैंड ओवर किया था अपने आधा से ज़्यादा शेयर। और दूसरा है टी स्टेन्स जो फाउंडिंग है। जो टी स्टेन थे वो फाउंडिंग मेंबर थे, इन्होंने 1922 में कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। तो बेसिकली ये दो प्रमोटर है, बाकी छोटे छोटे और भी प्रमोटर है। तो कंपनी के पास में 49% है जब, और यही रन करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं। और DII में मैंने एक चीज़ देखा कि इसमें जो LIC है इसका स्टेक लगातार कम हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि स्टेक लगातार क्यों कम हुआ है, लेकिन कंपनी चूँकि मजबूत है और LIC क्यों निकली है तो एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे पब्लिक में एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि पब्लिक में अभी जो है वो जो HNI जो हाई नेट इंडिविजुअल्स है उनका यहाँ पर स्टेक बढ़ता जा रहा है। जैसे कि PBGB जोश है, उनका स्टेक बढ़ा है, फिर विकास मेहरा का स्टेक बढ़ा है, और अभी जो नए नए प्लेयर्स आए हैं उनका भी स्टेक बढ़ा है। तो HNI का आना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन LIC का निकलना मुझे नहीं पता कि क्या किस लिए उन्होंने एग्जिट किए। लेकिन उसके बाद से चीज़ें कंपनी की सुधरी है, कंपनी का जो स्थिति है वो ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया है। तो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का निकलना हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कंपनी खराब हो, उनकी बहुत सारे पर्सनल रीजंस भी होते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने देखा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसके बैलेंस शीट अच्छी है, और मुझे लगता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अभी लगभग कंपनी शेयर प्राइस के आसपास ही है। अगर इसे हम लोग पहले खरीदते तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होती, जो कि वर्थ बाइंग होती। लेकिन हाँ, हम लोग आगे देखेंगे चार्ट पैटर्न में कि इसमें अभी ब्रेकआउट हुई है, और जब ब्रेकआउट होती है खासकर 7 साल 8 साल 10 साल के बाद में, तो वैसे स्टॉक्स अक्सर 1 से 2 साल के बीच में 2 या 3 गुना हो जाती है। ये पुराना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या होगा, क्योंकि एक कंपनी माइक्रो कैप है। इसके हम लोग सारे जो फाइनेंशियल एनालिसिस में जो भी डाटा अवेलेबल उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग मेथड अलग हो सकती है और कंपनी को मैनिपुलेट करना ईजी हो सकता है, क्योंकि इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो खैर हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस में देखिए कि कंपनी अच्छी है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो अब हम लोग इसमें आते हैं चार्ट पैटर्न पे।
तो चार्ट पैटर्न में मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न निकाला है, क्योंकि 2016 के बाद इसने 9 साल के बाद ब्रेकआउट मारा है। अगर मैं यहाँ पे वन डे चार्ट पैटर्न पे खोलूँ तो ये एक फ्रेम पे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनवरी में जो शेयर प्राइस यहाँ पहुँचा था, उसे एक बार टेम्प्रोरी ब्रिज करने की कोशिश किया गया था 2017 में। लेकिन उसके बाद अभी जो है कंपनी अभी कुछ दिनों से मतलब 500 के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो जब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में कंपनी सस्टेन करती है और साथ में अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट भी सपोर्टिव हो, तो ये मान लिया जाता है कि इसमें ब्रेकआउट हो गई है। अब जो लोग मुझसे सवाल पूछे थे, मैं उसके बारे में एक एक करके बताना चाहूँगा। तो मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि इसमें मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ली है, तो हमें क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी में कभी भी हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके चार्ट पैटर्न पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ईजी है मैनिपुलेट करना। छोटा सा अमाउंट से आप इसके शेयर प्राइसेस को काफ़ी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो भी चार्ट पैटर्न दिख रहा है ये आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन कोई कंपनी अगर बड़ी हो, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, तो उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। अगर मैनिपुलेट कर भी देते हैं तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कभी भी हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, अगर काफ़ी शॉर्ट टर्म करनी है तो 20,000 करोड़ से के मार्केट कैप्स के ऊपर ही करनी चाहिए। और अगर कुछ लंबे टाइम के लिए रखनी है, जैसे कि हम लोग करते हैं, अगर 6 महीना साल भर, तो आप लोग 5,000 करोड़ के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कंपनी में जो माइक्रो कैप है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा इसमें डाल दें। आपको अपने पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए। अगर कंपनी की एक रिजल्ट खराब हो गया और ये स्टॉक 50% क्रैश कर गया और आपकी कैपिटल ज़्यादा लगी है, तो आपकी तो पूरा कैपिटल इरोड हो जाएगी। लेकिन आप सिर्फ 3% लगाए हैं, तो अगर 50% में गिरती तो आपका पोर्टफोलियो का सिर्फ 1.5% गिरता है, जो कि बहुत ही कम है। तो कभी भी माइक्रो कैप में हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसे स्टॉक्स को परचेज करिए और इसे लंबे टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपनी में वॉलीटिलिटी रहती है। और ये उन इन्वेस्टर्स को ही करनी चाहिए जिनमें रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों के पास रिस्क एपेटाइट नहीं होती है, वैसे वैसे लोगों को ऐसे शेयर से हमेशा दूर रहनी चाहिए। और एक एक आदमी ने मुझसे पूछा था कि इस कंपनी में अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया, तो इसमें तो आगे बढ़ेगी। तो ये भी ऐसा तो लग रहा है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कंपनी ब्रेकआउट दिया तो इसमें लंबा ग्रोथ हो सकता है। लेकिन अगर एक रिजल्ट ख़राब हो गई, अगर वहाँ का जो ये नीलगिरी पहाड़ी में जो भी मौसम है वो अगर गड़बड़ हो गई, प्रोडक्शन कम हुई टी की, और शेयर क्वार्टर रिजल्ट कम हुए, तो फिर ये शेयर प्राइस क्रैश कर सकती है। अगर इंडियन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी ख़राब हो गया, तो हमारा किसी में कंट्रोल नहीं। ना ही हमें नीलगिरी की पहाड़ी में जो वेदर है उसमें कंट्रोल है, ना ही इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट में जो सेंटीमेंट है उसमें कंट्रोल है। तो अगर वैसे में अगर शेयर प्राइस अगर थोड़ी भी गिर गई, आई मीन अगर क्वार्टर रिजल्ट गिर गई, तो ये शेयर क्रैश कर सकती है। तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये ब्रेकआउट दिया है, अच्छी बात है। और अगर ये सेंटीमेंट अच्छी हुई तो ये स्टॉक आपको 1000 के ऊपर भी मिलेगा 6 महीने के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फॉर ग्रांटेड लेनी चाहिए। किसी भी स्टॉक को हम बाई करते हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं, या तो ये ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। इन वर्स्ट केस वो उसी जगह पे रहेगी। और अगर हम स्टॉक परचेज करते हैं और ये मान लें कि सिर्फ ऊपर ही जाएगी, तो फिर हम अक्सर बड़ा लॉस करके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसमें फाइनली कंक्लूड करता हूँ कि इसकी बिजनेस काफ़ी अच्छी है, फाइनेंसेस भी अच्छी है, और चार्ट पैटर्न भी 9 साल के बाद का ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें फेवर में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें अपसाइड पोटेंशियल है। लेकिन साथ में मैं इसमें डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस इसमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एजुकेशनल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता था कि हम लोग कैसे स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं। अगर आपको परचेज करनी है या फिर इसमें सेल करनी है, तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा और लॉस होगा उसमें भी आपका ही होगा। थैंक यू।